हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कनेक्टिव टिश्यू किया था। उसमें दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू किए थे हमने, लूजन कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो आज हमने थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू करना है, दैट इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये हम किस बेसिस पर कह रहे हैं? फंक्शन के बेसिस पर हम इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हैं। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम 4 तरह के टिश्यूज पढ़ेंगे। उनमें से सबसे पहले है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं? हमारे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड है, नॉट सो हार्ड बट दे आर सॉलिड। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है जिनके अंदर जो सेल है वो कौन सा है? कॉन्ड्रियोसाइट। कार्टिलेज कौन से सेल से बना हुआ है? कॉन्ड्रियोसाइट से बना हुआ है। और बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? कोलेजन फाइबर। जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था कि हर कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? सेल और फाइबर। वही सेल क्या रिलीज कर रहा है? फाइबर रिलीज कर रहा है। कौन सा फाइबर होता है? यूजुअली कोलेजन फाइबर। तो कार्टिलेज क्या है? हमारा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर हमारी बॉडी में कार्टिलेज जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर हम कहते हैं ना ज्यादा हड्डियां होती हैं, बाद में वो हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं और हड्डियां क्या हो जाती हैं? कम। एक्चुअली उस वक्त जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तब उसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वो कार्टिलेज जुड़ती रहती हैं और क्या बनाती रहती हैं? बोन्स। मतलब सॉलिड से भी सॉलिड और हार्ड से हार्ड होता चला जाएगा। वो कार्टिलेज थोड़ा कम हार्ड होता है एज कंपेयर टू अवर बोन्स। तो कार्टिलेज क्या है? हमारा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है बट नॉट सो हार्ड एज अवर बोन्स। जैसे हम हड्डियों को नहीं हिला सकते, सिर्फ हमारा जो हड्डियां हैं वो कहाँ से मूव कर रही हैं? जहां पर दो हड्डियां आपस में ज्वाइन होती है वहीं पर। आप कहीं, आपका जैसे हैंड जो स्ट्रेट है, रिस्ट है, आप रिस्ट की जगह से मूव कर सकते हो, एल्बो की जगह से मूव कर सकते हो, लेकिन आप अपनी आर्म की जगह से हड्डी को नहीं मोड़ सकते। कब मुड़ेगी? या तो जब हड्डी टूट जाती है तब मुड़ेगी। मतलब ये बहुत हार्ड पार्ट है, इट डजंट मूव। लेकिन कार्टिलेज सॉलिड होता है बट इट शो सम टाइप ऑफ मूवमेंट होती है। तो यूजुअली हमारा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है? जैसे हमारा आउटर ईयर होता है, हम इसको हिला सकते हैं, इधर उधर मोड़ सकते हैं, तो वहां पर वो इतना हार्ड पार्ट नहीं है। आप अपने ईयर को टच करके देखोगे, इट कैन मूव अप एंड डाउन, है ना, आगे पीछे की तरफ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। तो दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज बट इट इज सॉलिड, है ना। दूसरा कहाँ है? आपकी टिप, नोज की जो टिप है, आप वहां पर भी मूवमेंट शो कर सकते हो। आप नाक को इधर उधर घुमा सकते हो, लेकिन आप ऊपर से मूवमेंट नहीं कर सकते। तो टिप पर हमारे क्या प्रेजेंट है? कार्टिलेज। और पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है? आपकी बोन। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में इस तरह की बोन्स प्रेजेंट है। ऐसे कितनी बोन्स हैं? 26। ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पर। तो ये जो 26 हड्डियां हैं आपस में किसकी हेल्प से जुड़ी हुई हैं? कार्टिलेज की हेल्प से ही जुड़ी हुई है। तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ रहा है, लेकिन नॉट सो हार्ड। इट कैन शो सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट शो। आप अपनी कमर जो है वो बेंड कर पा रहे हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज इन बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारा वो क्या है? बोन्स है। बोन क्या है? इट इज अ वेरी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? एक तो सेल, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोसाइट। और कोलेजन फाइबर। जैसे हमारे कार्टिलेज में फाइबर प्रेजेंट थी, यहाँ पर सेल का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट। तो ऑस्टियोसाइट्स वो सेल हैं जो क्या बनाते हैं? बोन्स बनाते हैं। कॉन्ड्रियोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कार्टिलेज बनाते हैं। तो कोलेजन फाइबर है जैसे वहां पर, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज और डिपॉजिट हो गई है। कैल्शियम के आयंस डिपॉजिट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? बहुत हार्ड हो गया है।
ठीक है। तो हार्ड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस हार्डनेस की वजह से ही क्या है, बोन्स हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाते हैं। हमारा शरीर का जो ढांचा है, हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारे सारा शरीर उस पे लिपटा हुआ है, हमारे ऑर्गन्स उसके अंदर प्रोटेक्टेड है। तो हमारा सारा शरीर का जो ढांचा है वो कौन बना रहा है, बोन्स बना रहा है। तो बोन जैसे हमारा कार्टिलेज बना हुआ है, क्या डिफरेंस है, ये जो डार्कन मैंने दिखा रखी हैं ये क्या है, हमारे ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं जो बोन्स बनाते हैं। और ये इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। लेकिन इन बोन्स में क्या है, बड़ी बड़ी कैविटीज बनी होती हैं जिनके अंदर क्या है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। ये सारा हिस्सा, वो सारा हिस्सा जहां पर आपका ऑस्टियोसाइट या कहीं बोन फॉर्मिंग सेल प्रेजेंट होता है, उस सारे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, लैकुना। क्या बोलते हैं हम, लैकुना प्रेजेंट है, स्पेसिस प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका ऑस्टियोसाइट। और इसी के अंदर क्या डिपॉजिट हो जाता है, कैल्शियम आयन, जिसकी वजह से आपका बोन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो हार्डनेस की वजह से ही क्या है, वो सिर्फ हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेम बना सकता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है। सपोर्टिंग फ्रेम है हमारे बॉडी का कौन, बोन्स है। तो बोन्स का एक तो हमारा क्या फंक्शन हुआ, स्ट्रक्चरल फ्रेम बना रहा है, हमारा ढांचा बना रहा है। दूसरा, कुछ ऐसी बोन्स होती हैं जो लंबी बोन्स होती हैं, जैसे हमारी जो टांगों की थाई बोन जो होती है वो लॉन्गेस्ट बोन है। वो बोन अंदर से क्या है, उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो वो जगह है जहां से हमारा ब्लड बनता है, ब्लड के सेल्स बनते हैं। तो कुछ ऐसी हड्डियां हैं हमारे शरीर में जिनका काम क्या है, टू फॉर्म ब्लड सेल। तो एक तो क्या फंक्शन हुआ बोन का, स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाना, सपोर्ट करना। दूसरा, टू फॉर्म ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स बनाना। ठीक है। तो ये दो मेन फंक्शन हुए हमारे बोन्स के, सपोर्ट करना, दूसरा क्या है, हमारे ब्लड सेल बनाना। तीसरा जो तीसरा हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, दैट इज ब्लड। ब्लड हमारा फ्लूइड, ये दोनों क्या थे बच्चे, हार्ड थे, सॉलिड थे, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो तरल है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब होता है जो बहता है, जो बहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड। तो कई बार क्वेश्चन आता है, नेम द मूविंग कनेक्टिव टिश्यू, उसमें आप क्या बोलोगे, ब्लड बोलोगे। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज। सॉलिड एंड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, बोन। ठीक है। तो ब्लड हमारा मेनली दो चीजों से बना हुआ है, एक प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट, जो लिक्विड पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और उसके अंदर 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड इज फॉर्म्ड ऑफ 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एंड सेल्स। अब हम इनकी डिटेल करेंगे कि प्लाज्मा और सेल्स में क्या क्या होता है। प्लाज्मा, ब्लड का 55% पार्ट किससे बना हुआ है, लिक्विड से बना हुआ है। 45% कौन बना रहे हैं, सेल्स बना रहे हैं। तो 55% ऑफ ब्लड इज लिक्विड, लिक्विड पार्ट से बना हुआ है। उस लिक्विड पार्ट में 90% क्या है, पानी है, और 8 से 10% क्या है, प्रोटीन्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं। बात समझ आई, क्या है, ब्लड हमारा 2 चीजों से बना हुआ है, प्लाज्मा और सेल से। ब्लड का 55% हिस्सा किससे बना हुआ है, प्लाज्मा, लिक्विड से बना हुआ है। उस 55% या हम कहें प्लाज्मा का 90% हिस्सा क्या है, पानी है, और सिर्फ 8 से 10% क्या है, प्रोटीन्स हैं और मिनरल है। तो हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा ज्यादातर किस चीज से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। तो जो वो 8 से 10% हिस्सा है वो किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। और हमारे प्लाज्मा में 3 तरह की प्रोटीन्स पाई जाती हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नेम 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स। फाइब्रिनोजन, जी फाइब्रिनोजन का काम क्या है? हमारे खून को जमाना। क्लॉटिंग मीन्स जैसे हमें चोट लग जाती है, फिर खून बहता है और थोड़ी देर बाद क्या है, वो रुक जाता है। रोकने में कौन मदद कर रहा है? अब ब्लड है, ब्लड में कौन सा हिस्सा है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कौन सा हिस्सा मिलेगा? प्रोटीन। उस प्रोटीन में कौन सा हिस्सा है? फाइब्रिनोजन। तो जैसे ही आपको चोट लगती है, फाइब्रिनोजन एक्टिव हो जाएगा और क्या है, हिस्सों में टूट जाता है। ये पतले पतले हिस्सों में टूट जाएगा फाइब्रिन प्रोटीन्स, और एक ऐसे मैश सा बन जाता है, जाल बन जाता है उस चोट पर। कई बार आप उसको उतार भी देते हो, वो पपड़ी सी जो उतरती है उसे हम क्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉट। तो वो क्लॉट बनाने में कौन सी प्रोटीन मदद कर रही है? फाइब्रिनोजन। दूसरी प्रोटीन है जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं हम उसे, उसका नाम है ग्लोबुलिन। क्या है? ग्लोबुलिन। इसका काम है डिफेंस, हमारी रक्षा करना। हमारे अंग रक्षक है ये। क्या है? अंग रक्षक हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इसी प्रोटीन की वजह से बनी हुई है। तीसरा जो है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। क्या है? एल्ब्यूमिन। ये हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है कि ब्लड की कंपोजिशन ठीक बनी रहे, ताकि हमारा ब्लड सही रूप से काम कर सके। कोई भी हिस्सा हमारे शरीर में जब तक उसके अंदर बैलेंस नहीं रहेगा तो वो ठीक रूप से काम नहीं करेगा। तो ब्लड का बैलेंस बनाने वाला हिस्सा कौन है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये 3 प्रोटीन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। इसके अलावा कुछ आयंस भी मिलेंगे प्लाज्मा में, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन, ये काफ़ी तरह के आयंस भी पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा ज़्यादातर क्या है? पानी है, और कुछ हिस्सा क्या है? प्रोटीन का है। अगर हम इस प्लाज्मा में से ये वाली प्रोटीन हटा दें, कौन सी? फाइब्रिनोजन, तो क्या बचेगा बच्चे? पानी, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन और ये सारे मिनरल्स। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं हम? सीरम बोलते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि चोट लगती है आपके ऊपर, उस चोट के ऊपर एक जाली सी बन जाती है, ट्रांसपेरेंट सी, और उसमें से येलो सा हिस्सा बाहर आ रहा होता है, जैसे येलो सा लिक्विड बाहर आ रहा है, खून जम गया है, ब्लड नहीं निकल रहा है, लेकिन उस पपड़ी पे से थोड़ा सा येलो सा हिस्सा बाहर निकलता है। वो क्या है कि फाइब्रिनोजन तो अपना अंदर काम कर रहा है, बाकी थोड़ा बहुत प्लाज्मा बाहर निकल रहा है। तो फाइब्रिनोजन नहीं निकला, ये सारे हिस्से निकल रहे हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सीरम। इट इज येलोइश इन कलर। येलोइश इन कलर। तो सीरम क्या है? वो प्लाज्मा जिसके अंदर फाइब्रिनोजन, ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन नहीं होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ प्लाज्मा का पार्ट। अब हम करते हैं टाइप ऑफ सेल। तो 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं हमारे ब्लड में, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट का मतलब है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, इनको हम रेड ब्लड सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका रंग क्या होता है? लाल। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट, ये इनके साइंटिफिक नेम है, जर्नली हम ऐसे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं। ये क्या है? वाइट ब्लड सेल। और तीसरे हैं थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें आप प्लेटलेट्स बोलते हो। क्या बोलते हैं हम? प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनकी डिटेल पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट मीन्स रेड ब्लड सेल। कितना नंबर होता है हमारे ब्लड में इनका? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन। ये क्या, कहाँ बनते हैं ये? बोन मैरो में। अभी हमने बात करी थी ना कि जो हमारी लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर क्या है? एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, बोन मैरो, जो क्या बनाता है? ब्लड
सेल, तो बोन मैरो में हमारे आरबीसी सेल्स बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा आरबीसी सेल्स का, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होगा तो मतलब ये सेल थोड़े ही समय जीवित रहते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि इनके पास डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं है। दे आर विदाउट न्यूक्लियस। और इनकी शेप कैसी होती है, बाय कॉनकेव शेप। कैसी होगी, बाय कॉनकेव शेप। ये इस तरीके की शेप है, ठीक है। तो विदाउट, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस है। और सेल की शेप कैसी है, बाय कॉनकेव, कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो रीजन है न्यूक्लियस ना होने का, क्योंकि इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स कौन से सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट प्रेजेंट होती है। कौन सी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। इसके अंदर कौन सा आयन होता है, आयरन। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी सेल्स का कलर क्या है, रेड इन कलर। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर स्टोर हो सके, इसलिए क्या हुआ, न्यूक्लियस इनमें से हट गया। मान लो ये मेरे पास सेल है और एक ये सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस ने जगह ले ली, तो वहां पर हीमोग्लोबिन तो आ नहीं सकता, बाकी जगह हीमोग्लोबिन हो गया। तो इस सेल और इस सेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा स्पेस किससे भरा हुआ है, पिगमेंट से। लेकिन जहां पर न्यूक्लियस हो गया वहां पर पिगमेंट नहीं आ सकती, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमें हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। ये डिटेल हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत क्या है कि आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट इसके अंदर स्टोर हो सके, हीमोग्लोबिन आ सके, इसलिए इसका न्यूक्लियस खत्म हो गया। अब जब न्यूक्लियस नहीं है तो ये सेल डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आरबीसी सेल्स का लाइफ स्पैन कितना होता है, 128 डेज। 128 डेज के बाद ये क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। एक हमारा ऑर्गन होता है स्प्लीन, वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, जाकर खत्म हो जाएंगे। इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी, शमशान घाट। किसका शमशान घाट है ये, आरबीसी सेल्स का, क्योंकि जितने भी आरबीसी सेल्स खत्म हो रहे हैं, कहाँ जाकर खत्म हो रहे हैं, स्प्लीन में। कितने दिनों के बाद, 120 दिनों के बाद। तो हर बारी नया हीमोग्लोबिन बनता जा रहा है, आरबीसी बनता जा रहा है, कहाँ पर, बोन मैरो में, ठीक है। तो आरबीसी सेल्स का फंक्शन क्या हुआ बच्चे, हमारी ऑक्सीजन को सप्लाई करना और हमारे ब्लड को कौन सा कलर देना, रेड कलर देना। दूसरा हमारा सेल है ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल। क्या है, कलरलेस है, इनके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होती और न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस होता है इनके अंदर। और इनका नंबर कितना है, 6000 to 8000। ल्यूकोसाइट का मेन फंक्शन क्या है, डिफेंस में काम करना। जैसे हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन काम करती है, ऐसे ही ल्यूकोसाइट क्या है, हमारे अंग रक्षक हैं, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। अब ल्यूकोसाइट किस बेसिस पर, कि मान लो ये सेल है हमारा, इस सेल में न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म में अगर कुछ है, छोटे छोटे कलर्ड कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स। और अगर आपका सेल क्या है, बस न्यूक्लियस है और कुछ नहीं है, और कोई कलर्ड चीज इनके साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे डब्ल्यूबीसी सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म में अगर पिगमेंटेड बॉडीज प्रेजेंट हैं तो ग्रेनुलोसाइट्स, अगर पिगमेंटेड बॉडीज एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे, ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स फर्दर 3 टाइप्स के हैं। किस बेसिस पर, कि ये जो ग्रेन्यूल्स, पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, ये कौन सी डाई से कलर होते हैं, कौन सी डाई, एसिडिक डाई से हो रहे हैं या बेसिक डाई से हो रहे हैं या
दोनों डाई से कलर हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हमारे ग्रेनुलोसाइट्स कितनी तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं। न्यूट्रोफिल्स, नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल। इसिनोफिल्स एसिडिक डाई से होते हैं। बेसोफिल बेसिक, जो बेसिक डाई से डाई होंगे, तो नाम से ही हम इनको पहचान कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स। WBC में सबसे ज्यादा नंबर किनका होता है? न्यूट्रोफिल। मान लो 100 WBC हैं किसी की बॉडी में, तो 60 से 65 क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स होंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं। उस 100 में से 2 या 3 कितने होंगे? इसिनोफिल्स। और सबसे कम नंबर किनका होता है? बेसोफिल्स का। एक मिलेगा सिर्फ 100 में से 1 WBC कौन से टाइप का होता है? बेसोफिल्स का होता है। और सबसे ज्यादा नंबर WBC का किसका है? न्यूट्रोफिल्स का है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ WBC cells are neutrophils, lowest number of WBC cells are basophils। ये क्या है? मल्टी लोब्ड। इनका न्यूक्लियस क्या होता है? लोब्ड है। कई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ये लोब्स बना रखे हैं। ठीक है, मल्टी लोब न्यूक्लियस क्या है? ग्रेन्यूल्स जो हैं दोनों डाई से डाई हो जाएंगे, एसिडिक से भी और बेसिक से भी। इनका फंक्शन क्या है? फेगोसाइटोसिस इन नेचर। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि बाहर का कुछ भी गंध आता है, ये उसको अपनी तरफ खींच लेते, एनगल्फ, निगल लेना है, निगल जाना, अंदर डाल लेना अपने अंदर, उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इसिनोफिल्स क्या है? 2 या 3% ऑफ WBC। 100 में से 2 या 3 हिस्से क्या मिलेंगे आपके? इसिनोफिल्स के मिलेंगे। ये किससे डाई होते हैं? एसिडिक डाई से होते हैं। एसिडिक ग्रेन्यूल्स हैं, बाई लोब्ड हैं, 2 ही लोब बने हुए हैं इसके न्यूक्लियस में। ये हमारी बॉडी में नॉर्मली कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 या 3। लेकिन मान लो किसी को एलर्जी हो गई है, रैशेज हो जाते हैं, उस वक्त इसिनोफिल्स का नंबर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ये हमारे एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल प्ले करते हैं। जैसे मान लो किसी को एलर्जी है, तो डॉक्टर यूजुअली उसको ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। ब्लड टेस्टिंग में अगर उसका इसिनोफिल्स का नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि हाँ उसको एलर्जी है। नहीं तो अगर इसिनोफिल्स का नंबर नॉर्मल आ रहा है, तो हम उस पर्सन को एलर्जिक नहीं कहेंगे। वो क्या है? वो और किसी रीजन की वजह से उसको क्या है? रैशेज हो सकते हैं। लेकिन अगर ब्लड टेस्टिंग में इसिनोफिल्स का नंबर 2 या 3% से बढ़ गया है, मान लो 100 में से 10 इसिनोफिल्स आ रहे हैं, तो हम उस पर्सन को क्या कहेंगे? उसको एलर्जी हुई है। तो एलर्जी के रिस्पॉन्स में कौन सा WBC काम करता है? इसिनोफिल्स काम करते हैं। तीसरे हैं बेसोफिल्स। ये सबसे कम नंबर के WBC होते हैं, बेसिक डाई से डाई होंगे और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? एस शेप्ड का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है? स्वेलिंग जो हो जाती है, आपको सूजन जो हो जाती है, सूजन कराने में कौन से WBC काम करते हैं? बेसोफिल। जैसे आपको मान लो कोई येलो वास भिरड़ काट जाती है, तो आपका हाथ या जहाँ पर काटा है उसको वहाँ से वो फूल जाएगी। तो ये क्या करते हैं? बेसोफिल्स इन ग्रेन्यूल्स में ये 3 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके ग्रेन्यूल्स में ये 3 तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, हिस्टामिन, सर्टोनिन और हिपेरिन। ये तीनों जैसे ही रिस्पॉन्स आया कि कुछ काट गया है, तो बेसोफिल्स क्या करेंगे? अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और इनके ग्रेन्यूल्स क्या है? ये प्रोटीन्स बाहर निकालेंगे और इनकी वजह से ही वहाँ वाला हिस्सा क्या हो जाता है? फूल जाएगा।
फूलने में जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन है? बेसोफिल्स। फूलने के प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि जब एक्सेस में हमें भिरड़ या मधुमक्खियां काट जाती हैं तो कुछ पर्सन्स की डेथ भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं या प्रोटीन्स हैं ये इतने ज़्यादा अमाउंट में निकल जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारी ब्लड, ये हेपेरिन क्या होता है? एक एंटी कोआगुलेंट होता है। तो ब्लड ठीक से हमारी बॉडी में नहीं फ्लो कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है? पर्सन की डेथ हो जाती है। तो एक्सेस में, जब एक्सेस कंडीशन आती है, रेयर है, ये हर किसी के साथ नहीं होएगा, लेकिन नॉर्मली जो होता है कि जैसे ही आपको मधुमक्खी या वो काटती है तो आपकी बॉडी वहाँ से सूज जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। वहाँ पर इन्फ्लामेशन कराने में कौन मदद कर रहा है? बेसोफिल्स मदद कर रहे हैं। ठीक है। अब ए ग्रेनुलोसाइट, जिनके साइटोप्लाज्म में किसी भी तरह के ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ए ग्रेनुलोसाइट। ये दो तरीके के हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। सबसे बड़े साइज का WBC कौन सा होता है? मोनोसाइट। इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। लार्ज साइज WBC बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे कम नंबर वाले बेसोफिल्स, सबसे हाईएस्ट नंबर वाले WBC न्यूट्रोफिल्स, लार्ज बिग साइज WBC कौन है? मोनोसाइट। इनका नंबर कितना है? 6 to 8% ऑफ WBC। ये भी किस में रोल प्ले करते हैं? फैगोसाइटोसिस, इन्फेक्शन होने से आपको बचाते हैं। दूसरा क्या है हमारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारे 20 to 25% और ये हमारे इम्यून सिस्टम में, ये टाइप के सेल्स आप +2 में जाकर डिटेल में पढ़ोगे। आप दो तरह के सेल्स पढ़ोगे वहां पर, बी सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जानने की जरूरत क्या है कि लिम्फोसाइट क्या है? आपके ए ग्रेनुलोसाइट के WBC हैं, जिनका काम क्या है? आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। और ये दो तरीके के होते हैं, बी सेल और टी सेल। ठीक है। तीसरे टाइप के हमारे ब्लड सेल है थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। इनका नंबर आपने सुना होगा, डेंगू में इनका अमाउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इनका एक्चुअल में नंबर कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख होता है। अगर इनका नंबर कम हो गया तो हमारी बॉडी क्या है? ठीक तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इनका काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करना। तो ब्लड क्लॉटिंग में एक तो हमारा फाइब्रिनोजन रोल प्ले कर रहा था, दूसरा कौन रोल प्ले कर रहा है? थ्रोम्बोसाइट। तो डेंगू इन्फेक्शन में, डेंगू का जो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन से सेल्स को कम कर देता है? थ्रोम्बोसाइट्स को। चौथे तरह के हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज लिम्फ। इनको हम एक और नाम से जानते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। किससे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हुआ? मान लो जैसे ये आपका ब्लड वेसल आ रही है, यहाँ से ब्लड आ रहा है आपका। हमें पता है हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड क्या है? वेसल्स में फ्लो करता है, या तो आर्टरीज में या वेन्स में। फिर ये किसी ऑर्गन में एंटर कर गया। ऑर्गन में एंटर करते ही ये क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। और फिर दोबारा ये ऑर्गन से बाहर निकलेगा, दोबारा क्या है? वेसल्स बना देगा। तो ये जो स्पेसेस बन जाते हैं कहाँ? हमारे ऑर्गन के अराउंड, या हम टिश्यू के अराउंड की बात करें, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये सारा जगह कहाँ? इन बिटवीन द टिश्यूज और ऑर्गन्स। स्पेस इन बिटवीन द टिश्यू और ऑर्गन, ये जो स्पेस बन जाता है इसे हम क्या बोलते हैं?
इंटरस्पीशियल स्पेस, और इसके अंदर जो लिक्विड घूम रहा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। साइंटिफिकली हम उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ। एक्चुअल तो लिम्फ बनता कैसे है, ब्लड से ही बन रहा है। यहां से ब्लड आ रहा है बच्चे, ब्लड आ रहा है जो क्या है, रेड कलर का होगा। लेकिन ये वेसल्स इतनी पतली हो जाती हैं अंदर जाते हुए कि आरबीसी सेल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है हमारा। तो आरबीसी सेल्स हमारे अंदर नहीं जा पाते। सिर्फ कौन से सेल्स अंदर जा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी। कलरलेस फ्लूइड है जिनके अंदर ना आरबीसी सेल्स होते, ना प्लेटलेट्स, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स भी बड़े साइज के होते हैं, और कोई प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती। सिर्फ कौन से सेल्स होते हैं, WBC सेल्स। तो वो लिक्विड जो हमारे टिश्यूज के अराउंड होता है लेकिन कलरलेस, विदाउट आरबीसी, विदाउट प्लेटलेट्स और विदाउट प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का साइज भी क्या है, बड़ा है, जो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसी वजह से क्या है, ये ब्लड से ही बन रहा है, लिक्विड हमारा टिश्यूज में जा रहा है, तो ये कनेक्शन बना रहा है किसमें, टिश्यू और ब्लड में। चीजों ब्लड का काम क्या है, हमारे खाने को, हमारी ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना। अब ब्लड डायरेक्ट नहीं पहुंचा रहा, ब्लड पहले किसको दे रहा है, लिम्फ को दे रहा है, लिम्फ फिर हमारे टिश्यूज को दे रही है। तो ये क्या है, एक मिडल मैन बन रहा है किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में बन रहा है। इसलिए इसको हम मिडल मैन भी बोलते हैं, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो हमारे टिश्यू के अराउंड जो लिक्विड घूमता है कलरलेस होता है, क्योंकि आरबीसी नहीं जा पाए हैं वहां पर, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है जो हमारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू या ऑर्गन। तो ये सारा हमने किया कनेक्टिव टिश्यू। कल हम करेंगे मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। थैंक यू।